हेलो, नमस्ते, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? भैया अगर ढीली ढाली चल रही है तो कमर कस लो अपनी एकदम से, क्योंकि आपको अपडेट मिल चुका होगा। हमारे चेयरमैन ने, एचएसएससी का जो चेयरमैन है, उन्होंने अपडेट दे दिया अपने इंस्टा पे। पोस्ट भी डाली है, स्टोरी भी डाली है, शायद यूट्यूब पे भी मिल जाएगी कि भैया ग्रुप डी का भी पोर्टल जल्दी से ओपन होने वाला है। तो अपने हिसाब से अपनी जो तैयारी ढीली ढाली चल रही थी उसको बिल्कुल एकदम से स्पीड अप कर लो। अपना सिलेबस बचा हुआ है उसको कवर कर लो, रिवीजन बाकी है रिवीजन कर लो। ठीक है। अगर तैयारी को टेस्ट करना चाहते हो तो मॉक टेस्ट वगैरह लगा लो, अपनी तैयारी को कर लो। बात हमारी करें तो हमारी ऑलरेडी क्लासेस चल रही है, आपको पता है। हरियाणा जीके की चल रही है, मैथ की चल रही है, कंप्यूटर की लाभ सर ले ही रहे हैं। तो मैथ की मैं बात करूं, आज अपनी 6th क्लास है। पिछली 5 क्लासेज में 4 क्लास में मैंने पीवाईक्यू कराए हैं। 5th क्लास में मैंने कैलकुलेशन के बारे में बताया भी, अगर आपको कहीं पे दिक्कत आ रही है कैलकुलेशन वगैरह में, तो कैलकुलेशन को कैसे हम सरल रूप से फास्ट कर सकते हैं। ठीक है। आज की क्लास की बात करें, आज की क्लासेज में भी मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो हर एक चैप्टर से है। बात करो आपका नंबर सिस्टम, बात करो आपका अर्थमेटिक जो कि अंकगणित हो गया, और एडवांस मैथ, हर एक चैप्टर से आपका क्वेश्चन रहेंगे। तो हर एक क्वेश्चन को 1 बाय 1 कंसेप्चुअली करेंगे, आराम से करेंगे। तो शुरुआत करते हैं क्लास की पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है अपना सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिखते ही हमने पहले बोर्ड मास लिख लेना है। ऐसा क्यों सर? भैया हमारा टारगेट है कि 15 में से 15 लेने हैं, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो हम हमारी तरफ से पूरी पक्की तैयारी करेंगे। लिख लिया बोर्ड मास, हमें पता है, माइंड में हमारे है, लेकिन एक बार लिख लेते हैं, कोई बात नहीं भी, गलत ना होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए हमारा एक भी प्रश्न। देखो यहाँ पे ब्रैकेट है तो इसको सोल्व करेंगे। 4 से 36 भाग देने पे कितना आएगा? 9। यहाँ पे ऑफ है, ये डिवाइड में है, नीचे 9, ये ऊपर गुणा में है, 9 से 9 कट जाएगा। 3 से 5 की गुना करेंगे, कितना आएगा? 15 आएगा। 15 यहाँ पे गुणा में 6 है तो कितना आ जाएगा? 15 छिक्के 90। यहाँ पे प्लस का 5 है, उस तरफ जाएगा तो माइनस। प्लस का 5 है तो 90 में जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 95। और यहाँ पे 4 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का x है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? प्लस का। x बराबर कितना आ जाएगा? 91। कितना आ जाएगा? 91। देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे कितना है? 3 गुणा 5/9। आगे ऑफ है, ब्रैकेट में दिया है 36 को भाग देना है 4 से तो कितना आ जाएगा? 9। आगे गुणा में कितना है? 6 माइनस x प्लस 5 और बराबर 4। देखो 9 से 9 कटा, 15, 15 छिक्के 90, 5 प्लस का तो कितना हो जाएगा? 95, माइनस का x उस तरफ जाके प्लस का, और यहाँ पे 4 माइनस हो जाएगा, कितना? 91। तो पहले मैंने ऐसे करके क्यों दिखाया कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि हम उस स्टेटमेंट को सेम यहाँ पे लिखें और फिर करें सोल्व। अगर हमें समझ में आ रहा है कि पहले ब्रैकेट सोल्व होगी, फिर यहाँ पे गुणा होगी, गुणा से ये वहाँ पे जाके, यहाँ पे जाके माइनस में हो जाएगा, तो x वहाँ पे जाके प्लस में हो जाएगा, तो ऐसे भी कर सकते हैं हम डायरेक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि 1421, 1423 और 1425 को 12 से अगर हम भाग दें तो शेषफल क्या रहेगा? 1421, 1423 और 1425, 12 से भाग देना है, शेषफल क्या रहेगा? आप बोलोगे क्या सर हम इनकी गुना करें? पहले इतने बड़े बड़े नंबर दिख रहे हैं 4 डिजिट के, इनकी गुना करें फिर 12 से भाग दें, फिर हमारा आंसर आएगा? सर ऐसे तो हम यही क्वेश्चन करते रहेंगे पूरे पेपर में, ऐसा नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए नंबर सिस्टम में आपको थोड़ा रूल दिया हुआ है। एक रूल कहता है कि अगर कोई नंबर मान लो यहाँ पे 46 है, यहाँ पे 39 है, यहाँ पे 53 है, तो नीचे 4 से भाग देना है। रूल ये कहता है कि जरूरी नहीं है कि पहले आप इन नंबरों को जोड़ो फिर 4 से भाग दो और फिर आपका आंसर आएगा। रूल ये कहता है कि आप इनको सेपरेटली अलग अलग से भाग दे सकते हो, और शेषफल को जोड़ के फिर 4 से भाग दोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? जैसे कुछ 46 से 4 को डिवाइड देंगे, 11 पे, 11 चौक 44, शेषफल कितना आ रहा है? 2। यहाँ पे 39 को देंगे, कितने पे कटेगा? 4 निमा 36, शेषफल कितना आ रहा है? 3। 53 को 13 चौके 52, शेषफल कितना आ रहा है? 1। अब जो शेषफल आए उनको जोड़ लेंगे, 2 3 5, 5 और 1 6, 6 से 4 को डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 2। कितना आ जाएगा? 2। लेकिन सर हमारे क्वेश्चन में तो गुणा है, तो गुणा में भी सेम रूल है, यानी कि जो हमारे शेषफल होते हैं वो गुणात्मक भी होते हैं और योगात्मक भी होते हैं। यानी कि हम उसका डायरेक्ट जोड़ करके, जो शेषफल आता है उनका जोड़ करके
हम भाग देंगे उससे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, और उनकी गुणा करके तो नीचे से भाग देंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कैसे इसका करके देखते हैं, इसी में हम गुणा करके देख लेते हैं। यहाँ पे 46 था, यहाँ पे 39 था, गुणा कर लेते हैं। देखो 4 से डिवाइड करेंगे 46 को, रिमाइंडर तो वही आएगा ना, रिमाइंडर चेंज नहीं होगा। कितना आएगा 2, यहाँ पे 3, तो गुणा करेंगे 2 तिया 6, 6 कम 6, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 2। यहाँ पे 52 था, एक शेषफल आ गया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, तो 2 तिया 6, 6 की 1 की गुणा करेंगे 6 और 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार इसको करेंगे 1421 को पहले अलग अलग से भाग करेंगे, 12 को पहले इससे, फिर इससे, फिर इससे, जो शेषफल आएगा उनकी गुणा करके 12 से भाग करने पर अपना आंसर आ जाएगा। 12 से इसको करेंगे, देखो 12 एकम 12, कितना रह रहा है 2, 2 से फिर ये 2 उतारा, कितना हो गया 22, फिर कितने पे घटा 12 एकम 12, फिर रह गया यहाँ पे 10 और 1 उतारेंगे, कितना 12 अट्ठे 96, 5 बच जाएगा, तो 5 हमारा शेषफल हो जाएगा। यहाँ से अब इसको दोबारा से हम भाग देने की जरूरत नहीं है कोई भी, क्यों, यहाँ पे ये 1421 है तो इससे 2 तो बड़ा है ना, 2 बड़ा है इससे, तो हमारा शेषफल भी इससे 2 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 7, और यहाँ पे ये इससे 2 बड़ा है तो यहाँ पे शेषफल भी हमारा 2 से बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे शेषफल कितना हो जाएगा 9। इनकी गुणा करेंगे, कितनी हो जाएगी 9 सत्ता 63 गुना 5, नीचे 12, 63 को काटेंगे 12 पंजे 60, 3 रिमाइंडर बच जाएगा यहाँ पे, 3 पंजे 15, फिर 15 को 12 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 3। हमारा शेषफल कितना आया भाई 3 आया। आंसर नंबर ऑप्शन अपना क्या रहेगा बी रहेगा। तो क्वेश्चन आपको उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि इनको पूरा पहले मल्टीप्लाई करके पूरा आंसर निकाले कि 12 से डिवाइड करें। अगर हमको वो रूल पता है तो आसानी से ऐसे क्वेश्चन को हम कर लेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक चलती हुई ट्रेन 4 सेकंड में एक खंबे को और 75 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 9 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति और लंबाई क्रम से क्या होगी? यानी कि एक ट्रेन 4 सेकंड में एक खंबे को पार कर रही है, तो जब भी ट्रेन किसी खंबे को, आदमी को, कार को, इनको पार करती है तो वो खुद की लेंथ यानी खुद की लंबाई को ही कवर करती है। दूरी कितनी कवर करती है? वो खुद की लेंथ के बराबर। ठीक है, खुद की लेंथ के बराबर करेगी, तो हमने ट्रेन की लेंथ मान लीजिए एल। ठीक है, क्या मान ली एल। हमारा फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस या दूरी निकालने का? दूरी बराबर चाल गुणा समय, यही होता ना। तो यहाँ पे लेंथ, जो दूरी वहाँ पे लेंथ ही है, क्योंकि ट्रेन अपनी लंबाई को ही कवर कर रही है, तो दूरी की जगह दूरी के बराबर हम किसको मानेंगे? ट्रेन की लेंथ को मानेंगे, जो हमने एल मान रखी है यहाँ पे। ठीक है, टाइम कितना लेती है? टाइम लेती है सर 4 सेकंड। स्पीड तो नहीं दी हुई सर कहीं पे भी, चाल नहीं दी हुई, तो हम चाल को मान लेते हैं v। ठीक है, आगे कह रहा है कि 75 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 9 सेकंड में पार करती है। यानी कि जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो हमें पता है प्लेटफॉर्म हो गया, टनल हो गई यानी सुरंग हो गई, ठीक है, या दूसरी ट्रेन हो गई कोई, तो दोनों की लेंथ हम जोड़ते हैं, दोनों की लंबाइयों को जोड़ते हैं, उतना डिस्टेंस वो कवर करती हैं। तो यहाँ पे हम ट्रेन की लेंथ को भी जोड़ लेंगे और प्लेटफॉर्म की भी। प्लेटफॉर्म की कितनी है? 75, और ट्रेन की तो हमने एल मान रखी है, एल प्लस 75। इतनी दूरी कितने समय में? सर 9 सेकंड में। स्पीड कितनी मानी थी ट्रेन की? सर v। ध्यान से यहाँ पे देखें, हमने L का मान यहाँ पे पता है कितना है? 4v, तो यहाँ पे 4v रखेंगे, यहाँ पे 4v रखेंगे, प्लस 75 9v। देखिए हर स्टेप में आपको लिख के इसलिए बता रहा हूँ कि मैं मान के चल रहा हूँ कि हमारे साथ बिगिनर्स भी जुड़े हैं जो बिल्कुल फ्रेशर है ना, इसलिए मैं आपको हर एक स्टेप खोल के बता रहा हूँ। यहाँ पे 75 था, यहाँ पे कितना था? 9v। यहाँ 4v, वहाँ पे जाके माइनस को जाएगा, यहाँ पे कितना रह जाएगा? 5v। यहाँ पे कितना? 75। 5 से 75 को काटेंगे, 15 पे कट जाएगा सर। स्पीड कितनी आ गई? गति कितनी आ गई ट्रेन की? सर 15। और यहाँ पे लेंथ कितना था? 4v। v अगर 15 है तो 4v कितना हो जाएगा? सर 4v हो जाएगा 4 × 15 60। ये आ गई हमारी लंबाई। और चाल पूछी थी सर, चाल कितनी थी?
15। लेकिन यहाँ पे देखेंगे हम ऑप्शन में किलोमीटर में दिख रहा है, तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 18/5 से गुना करते हैं। तो 5 तिया 15 और 18 तिया 54, यानी कि चाल कितनी आ गई? चाल आ गई सर 54। चाल कितनी आई भाई? चाल आ गई 54। चाल 54 और लंबाई पूछी थी वो कितनी है? 60 मीटर। ठीक है, 54 और 60 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। सी क्या रहेगा भाई? हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ये था बिगिनर्स के लिए, हर एक स्टेप मैंने लिखा है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, मतलब आपने अच्छे खासे समय से तैयारी कर रहे हो, तो आप यही इसी स्टेप से अपना आंसर निकाल सकते हो। क्योंकि आपको पता है LCRV HRV वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? 5 5 से 75 घट रहा है 15 पे, V15 आ गया। किलोमीटर में दे रखा है, 18/5 से गुना करके सीधा क्या निकाल लोगे? 54, और 60 अपना लेंथ, यहाँ से 15 रख के आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है ना? अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है MDH, अपना जो कॉन्सेप्ट है वो इस क्वेश्चन में लगेगा। पढ़ा है ना आपने? फेमस कॉन्सेप्ट है MDH, यानी कि मैन डे आर, आदमी दिन घंटे। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि 12 पुरुष और 15 महिलाएं 24 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। 12 पुरुष और 15 महिलाएं 24 दिन में एक कार्य को कर सकते हैं। यदि एक महिला की कार्य क्षमता एक पुरुष की 75% है, तो 12 दिनों में कार्य पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता रहेगी? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन कह रहा है कि 12 पुरुष और 15 महिलाएं, 12 पुरुष और 15 महिलाएं, और 15 महिलाएं कितने दिनों में? सर 24 दिनों में कर रही है काम को पूरा, 12 पुरुष और 15 महिलाएं मिलके। आगे बोला है क्वेश्चन में कि जो महिला की कार्य क्षमता है ना, वो पुरुष की 75% है। अच्छा जी, ये पुरुष है, ये महिला है। महिला की कार्य क्षमता पुरुष की 75%, 75% मतलब 3/4, यानी कि पुरुष की कितनी है? 3/4 है। यहाँ पे आदमी को अगर हम इस तरफ लेके आएंगे, ये इस तरफ आ जाएगा अगर, तो इनकी एफिशिएंसी निकल आएगी। देखो यहाँ पे दिन दे रखा है ना, तो जो हमने M और W लिखा है वहाँ, उसको हम कार्य क्षमता की तरह लेते हैं। M मतलब एक आदमी ने एक दिन में कितना काम किया, W मतलब एक औरत ने एक दिन में कितना काम किया। तो यहाँ पे हमारा जो कार्य क्षमता का अनुपात निकल के आया है, हम मानेंगे कि एक औरत ने एक दिन में 3 काम करती है। यहाँ पे मैन आएगा ना, यहाँ पे मैन आएगा। हाँ, तो एक औरत एक दिन में 3 काम करती है और एक आदमी एक दिन में 4 काम करता है। तो हमारे पास क्या आ गई? कार्य क्षमता आ गई। कार्य क्षमता आ गई तो यहाँ पे हम कुल कार्य निकाल सकते हैं। कुल कार्य का फॉर्मूला क्या है हमारा सर? कुल कार्य, ये होता है सर समय गुणा कार्य क्षमता। कार्य क्षमता, ये अपना क्या रहता है? फॉर्मूला रहता है कुल कार्य का। चलो छोड़ो, आपका ये क्या रहता है? फॉर्मूला रहता है कार्य क्षमता का। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक आदमी, M का मतलब क्या है? मैंने बताया था कि M का मतलब है एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है। निकला है हमारा एक आदमी एक दिन में 4 काम करता है, तो 12 कितने दिनों में करेंगे? M की जगह पे 4 रखेंगे, कितना हो जाएगा? 12 चौक 48, कितना हो जाएगा? 48। ऐसे ही यहाँ पे एक औरत एक दिन में 3 काम करती है, तो 15 औरतें कितना काम करेगी? 15 तिया 45, यहाँ पे 24 दिनों में। तो क्या हो जाएगा? पूरा कुल कार्य जाएगा। यहाँ पे कार्य क्षमता है और यहाँ पे क्या है? समय दे रखा है, तो क्या जाएगा? कुल कार्य। फिर पूछा है कि 12 दिनों में कार्य को पूरा करने के लिए, यानी इसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता रहेगी? इसी कार्य को पूरा करना है तो इसके बराबर रख लेते हैं, यानी कि यही काम करवाना है। कितने दिनों में करवाना है? 12 दिनों में करवाना है। पूछा है कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी, तो हम मान लेते हैं कि हमें नहीं पता सर, हम X मान लेते हैं कि X आदमियों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है सर। और एक दिन में कितना काम कर रहा है आदमी? 4, तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे। देखो, एक आदमी एक दिन में 4 काम कर रहा था, तो 12 दिनों में कितना करा? 48।
एक आदमी एक दिन में 4 काम कर रहा है तो एक्स आदमी कितने दिनों में करेंगे, एक्स आदमी कितना काम करेगा, सॉरी 4x। ठीक है, समझ में आ गया ना 4x कैसे लिखा है। तो यहाँ पे देखो 80 और 13 कितना हो गया 93, गुणा में कितना है 24। यहाँ पे 4 और 12 यहाँ पे वहाँ पे गुणा में, तो यहाँ पे कितने क्या डिवाइड में आ जाएंगे 12 और 4, 4 से कटेगा 6 पे, 6 से कटेगा यहाँ पे 2 पे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 93/2। x की वैल्यू कितनी आ गई 93/2। आया क्वेश्चन समझ, 93/2। बड़ा ही बेसिक से सरल भाषा में आपको मैं समझा रहा हूँ कि W का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, M का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये एक दिन की एफिशिएंसी रहती है, एक दिन की कार्य क्षमता रहती है। फॉर्मूले के हिसाब से आपको बताया कि यहाँ पे ये कार्य क्षमता है, यहाँ पे ये दिन है, दोनों की गुणा करेंगे तो कुल कार्य बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, उम्मीद करूंगा आपको सब समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक स्टेशनरी बॉक्स में पेन की संख्या पेंसिल से 40% अधिक है, यानी कि एक बॉक्स है उसमें पेन पेंसिल से 40% अधिक है। आगे, और इरेजर की संख्या पेन से 25% कम है, उसमें इरेजर भी है भाई, वो 25% कम है किससे, पेन से। यदि कुल पेन पेंसिल इरेजर की संख्या 690 है तो इरेजर की संख्या याद करनी है, किसकी, इरेजर की। तो क्या है भाई, एक बॉक्स में पेन है, सर पेन है, पेंसिल है, और क्या है, इरेजर। ठीक है, क्या अनुपात दिया था, अनुपात नहीं यहाँ पे परसेंटेज दी थी कि पेन पेंसिल से 40% अधिक है। 40% कितना होता है सर, 2/5 होता है। अगर उसमें अधिक दे रखा है तो अधिक कितना हो जाएगा सर, 5 में 2 जोड़ जाएंगे यानी कि 7/5 हो जाएगा। जो ज़्यादा है वो क्या है, पेन है, तो पेन तो सर 7 हो जाएंगे, पेंसिल कितना हो जाएगी 5, पेन कितना हो जाएगा 7, पेंसिल कितनी हो जाएगी 5। आगे दिया है, इरेजर की संख्या पेन से 25% कम है। सर 25% 1/4 होता है, 4 में से 1 कम करेंगे क्योंकि वहाँ पे कम की बात करी गई है, तो 3/4 हो जाएगा। पेन इरेजर कम है तो इरेजर हो जाएगी सर 3 और पेन रह जाएगा अपना 4, यानी कि 4 पार्ट पेन है तो 3 पार्ट इरेजर है, 7 पार्ट पेन है तो 5 पार्ट क्या है, पेंसिल है। देखो एक ये रेशियो है, एक ये रेशियो है, इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या कर लेंगे, पेन यहाँ इस रेशियो में भी आ रहा है और इस रेशियो में भी आ रहा है, तो दोनों का क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे 7 और 4 है तो इनका एलसीएम लेंगे दोनों तरफ, यानी ऊपर और नीचे बराबर कर लेंगे इसको। एलसीएम कितना आया 28, तो 28 यहाँ पे कैसे आएगा, यहाँ से सर 4 से गुना करने पर और यहाँ से 7 से गुना करने पर, इसको 4 से और इसको 7 से, तो यहाँ पे कितना हो गया देखो 28 हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे भी सर 28 ही आएगा, 28 लिख लिया हमने, यहाँ पे भी बराबर हो गया, यहाँ से भी बराबर हो गया। ऊपर 4 से करनी थी तो 4 पंजा 20, नीचे 7 से करनी थी 7 तिया 21। अब ये जो हमने किया है ना, इससे अनुपात में कोई भी अंतर नहीं आ रहा। कैसे नहीं आ रहा सर, देखो पेन और पेंसिल का देखो, ये 28 और 20 आ रहा है पेन और पेंसिल का। काटेंगे अगर 4 से काटेंगे, 4 7 28, 4 पंजा 20, वापिस से हम उसी रेशियो में जा रहे हैं। यहाँ पे देखो इसको बोल जाओ, ये पेन का है और ये इरेजर का है, तो 28 और 21, 7 से काटेंगे 7 चौका 28, 7 तिया 21, तो वही रेशियो हमारे दोबारा से मेंटेन हो रहे हैं, वही रेशियो दोबारा से मेंटेन हो रहे हैं। इसको हम ऐसा बोलते हैं कि यूनिफॉर्म रेशियो में ले आया हम इसको। फिर क्या बोला था, पेन पेंसिल और इरेजर की संख्या हमें दी है, वास्तविक में कितनी है 690 है, और अनुपात में कितनी आ रही है, अनुपात में कितनी आ रही है, ये 28 नहीं था, यहाँ पे कितना था 5 चौका 20, कितनी आ रही है भाई अनुपात में 20, 40, 60 और 69। इसका मतलब कि रेशियो में हमारे पास 69 पार्ट हैं और क्वेश्चन में हमें कितने दिए हुए हैं 690। सर 69 को इससे काटेंगे, 69 एकम 69 और 0 एज इट इज, यानी कि एक पार्ट की जो वैल्यू या मान आया है वो कितना आया है 10। हमसे पूछा क्या है, इरेजर की संख्या बतानी है कितनी है। इरेजर के कितने पार्ट हैं 21, एक पार्ट की वैल्यू कितनी है 10, तो कितना हो जाएगा 21 गुणा 10 210, कितना हो जाएगा भाई 210, यानी कि 210 आपका क्या रहेगा यहाँ पे इरेजर की संख्या रहेगी इस स्टेशनरी बॉक्स में। ऑप्शन नंबर सी
सी आपका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। बड़े बेसिक से समझा रहा हूँ आपको, ऐसे समझा रहा हूँ कि कोई बच्चा जिसने मैथ पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत कभी पढ़ा होगा, भूल भूल गया उसको, मतलब रेगुलर नहीं है वो, उसको भी ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो वर्तमान समय में विशाल और हिमांशु की आयु का जो अनुपात है वो 5 और 7 का है, कि जो अभी प्रेजेंट में उनकी जो एज है, आयु है, उनका अनुपात कितना है, 5 और 7 का। उनकी आयु का अंतर 6 वर्ष है, तो विशाल की आयु क्या होगी। देखो ऐसे क्वेश्चन को अगर आपकी प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस से क्या फर्क पड़ता है, हम बोलते रहते हैं ना, हर टीचर आपको बोलता मिलेगा, चाहे आप कहीं भी पढ़ लो, कि प्रैक्टिस करो, चैप्टर करने के बाद प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस से क्या होता है सर, देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि इसने 5-7, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया आपको क्वेश्चन दिखेगा, ओरली हो जाएगा आपसे, 5-7 में डिफरेंस कितना है, अनुपात में डिफरेंस कितना है, 2 पार्ट का। क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 6, 2 पार्ट का अगर मान 6 है तो 1 पार्ट का कितना हो जाएगा, 3। पूछा क्या है, 5 पार्ट का, 5 का कितना हो जाएगा, 15। करेक्ट, ये प्रैक्टिस से फर्क पड़ता है। कैसे करेंगे क्वेश्चन को, अनुपात दे रखा है हमें विशाल और हिमांशु का, विशाल और हिमांशु कितना दे रखा है भाई, 5 और 7। और क्वेश्चन में डिफरेंस दे रखा है कि उनकी आयु का अंतर कितना है, 6 साल का है। अनुपात कितना है, अनुपात में डिफरेंस कितना है, 2 पार्ट का, यानी कि 2 पार्ट का मान कितना है, 6, 1 पार्ट का कितना हो जाएगा सर, 3। पूछा है हमसे विशाल, विशाल की पूछी है ना, विशाल की आयु तो कितनी है, 5 पार्ट है, 5 × 3 कितना हो जाएगा भाई, 15। समझ में आया क्वेश्चन, मैंने बता दिया आपको प्रैक्टिस से क्या फर्क पड़ता है और कैसे कर सकते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कल की जो क्लास होगी ना अपनी, कल की क्लास को मिस मत करना भाई। कल की क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जो आपके डाउट्स रहते हैं ना सर, कि चैप्टर पढ़ा और उससे अगला किया, फिर उससे अगला किया और पीछे मुड़ के देखा तो जो पहले किया था वो भूल गए, पूरा दिमाग में है ही नहीं कुछ, क्या पढ़ा था क्या नहीं। तो उसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा कल। कल की क्लास को मैं जरूर ज्वाइन करना, आप कल की क्लास को जरूर देखना। अगला क्वेश्चन है मेंसुरेशन से, कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर लंबाई और 7 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के आधे के बराबर है, वर्ग की भुजा ज्ञात करो। क्या कह रहा है कि कोई आयत है, ठीक है, उसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और चौड़ाई क्या है, 7 सेंटीमीटर, तो उसका एक परिमाप हो गया। जो आयत का परिमाप है वो आधा है किसका, वर्ग के परिमाप का। ठीक है, ये हमें इक्वेशन दे रखी है, एक रिलेशन दे रखा है कि जो आयत का परिमाप रहेगा वो आधा रहेगा किसके, वर्ग के परिमाप का। तो हमें वर्ग की भुजा बतानी है। कैसे करेंगे सर, आयत का परिमाप का सूत्र वो आपको याद रहना चाहिए, क्या होगा वो होगा 2 ब्रैकेट गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये क्या रहता है, आयत का परिमाप का सूत्र, आयत का परिमाप। और सर वर्ग, वर्ग का भी दे रखा है, वर्ग का होता है 4 गुणा में भुजा, 4 गुणा में भुजा, ये किसका होता है, वर्ग का परिमाप। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा, फिर कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर लंबाई और 7 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का परिमाप। तो परिमाप का फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर लेंगे हम। हमें लंबाई दे रखी है 2, लंबाई कितनी दे रखी है सर, 8, चौड़ाई दे रखी है सर 7। ये कह रहा है कि वर्ग के परिमाप का आधा है, वर्ग का परिमाप होता है सर 4 गुणा भुजा, भुजा को आप कुछ भी मान सकते हो, एक्स वाई ए बी सी, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्या है, आधा है, अगर हम वर्ग के परिमाप का आधा कर दे तो आयत के परिमाप के बराबर होता है, यही लिखा ना क्वेश्चन में। फिर 8 और 7 सर 15, और 15 × 2 यानी कि 30 हो जाएगा। यहाँ पे कितना है, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ गया, 2 गुना भुजा। दो गुना भुजा, ठीक है। देखो ये दो कट गया, भुजा किसके बराबर आ गई सर, 15 के बराबर। किसके बराबर आई, 15।
तो वर्ग की भुजा क्या हुई भाई 15। ए ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, करेक्ट आंसर आएगा। समझ में आ गया आपको, पूरा बेसिक से समझाया। ये आपको आयत का परिमाप लिख के बताया है, ये आपका वर्ग का परिमाप हो गया। दोनों को कंपेयर करना था कि जो आयत का परिमाप है वो वर्ग के परिमाप के आधा है। डायरेक्ट रखेंगे तो डायरेक्ट पता चल जाएगा कि कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला है इलेक्शन बेस्ड, यानी चुनाव वाला। परसेंटेज में टॉपिक है ना, चुनाव वाला। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक को दूसरे से 9 वोट अधिक मिले। एक चुनाव हो रहा है, उसमें 2 उम्मीदवार है, जो जीता उसको 9 ज्यादा मिले हारने वाले से। आप ये लगा सकते हो। आगे कह रहा है कि उसको, यानी जिसको 9 अधिक मिले, उसको वोट कुल मतों का, यानी कि जो टोटल वोट थे उनका 56% हिस्सा मिला। तो उनके द्वारा प्राप्त वोट क्या है, यानी कि जीतने वाला जिसके पास 9 अधिक थे और जिसके पास 9 कम थे, उनके टोटल वोट बताने की कितने कितने मिले उनको। ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शंस। कैसे निकालेंगे, मान लेते 2 पर्सन है, 2 उम्मीदवार हैं, एक ए और एक बी, एक ए और एक बी। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ए और बी का जो अंतर है वो कितना है, 9 वोटों का है सर। कितना है, 9 वोटों का। ठीक है, कह रहा है कि 56% मिला, जो टोटल वोट का परसेंटेज था उसको कितना मिला, 56%। तो जाहिर सी बात है टोटल वोट हमारे हम 100% मान के चलते हैं कि पूरा 100 रहा होगा। तो जिसमें से ए को 56 मिले हैं तो बी को कितने मिलेंगे। कैलकुलेशन वाली क्लास में बताया था ना कि 56 में या ऐसे नंबर में क्या जोड़े 100 हो जाए। 56 में क्या जोड़े कि 100 हो जाए। रिवीजन करा रहा हूँ पिछली क्लास का, क्या जोड़े 44%। देखो क्वेश्चन में हमें डिफरेंस दिया कि 9 वोट होगा है सर, परसेंटेज में हमारा डिफरेंस आ रहा है 12% का। कितना आ रहा है, 12% का। 12% का जो डिफरेंस है, यानी 12% का जो मान है वो क्या है, 9। तो 1% मतलब, 1% मतलब सर 9/12। 3 पे कट रहा है, 3 तिया 9, 3 चौके 12, यानी कि 1% की वैल्यू सर हमारी कितनी आ रही है, 3/4। पूछा क्या है, उनके द्वारा प्राप्त वोट कितने थे, मतलब कितने कितने वोट मिले थे। 1% की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 3/4, तो 4 से 56 कटेगा 14 पे, 14 तिया 42, यानी इसको तो मिले होंगे सर 42 वोट। इस पे 4 को 44 से काटेंगे कितने, 11, 11 से 3 की गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 33। इसको मिले सर 33 वोट। अगर क्वेश्चन में पूछ ले, ये ना पूछ के ये पूछ ले कि सर टोटल वोट कितने थे, तो 100 में परसेंट की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। 1% का जो मान हमने निकाला है 3/4, यहाँ पे ये रखेंगे, तो 4 से 100 कटेगा 25 पर, और 25 दिया 75। टोटल वोट कितने हो जाएंगे, 75। समझ में आया क्वेश्चन, बड़ा इजी तरीके से आपको समझाया है कि क्वेश्चन में डिफरेंस दे रखा था 9 वोट होगा, हमारा परसेंटेज में डिफरेंस आया 12% का, हमने वहाँ से 1% की वैल्यू निकाली और वहाँ पे पुट कर दी। तो हमारा जो क्वेश्चन में पूछा था कि दोनों उम्मीदवारों को कितने कितने वोट मिले हैं, वो आंसर हमारा आ गया। समझ में आ गया ना, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, प्रिया, शानू और राज ने क्रमशः 10,400, 36,400 और 31,200 का निवेश करके व्यवसाय शुरू किया। पहले वर्ष के अंत में शानू का लाभांश 11,200 था, कुल लाभ कितना है। देखो पार्टनरशिप के ना मैं आपको पिछली क्लासेज में भी क्वेश्चन करा चुका हूँ, और मैंने उसको उसमें उन क्लासेज में आपको बेसिक बताया है। हमें पता है कि जो हम ये लिखेंगे 10,400, 36,400 और 31,200, ये रेशियो में आएंगे, अनुपात में आएंगे। ठीक है, तो 2 जीरो यहाँ पे भी है, 2 जीरो यहाँ पे भी है, 2 जीरो यहाँ पे भी है, तो यहीं से कट कर देंगे। लिखने की क्या जरूरत है यहाँ पे। अगर आप चाह रहे हो कि हमारी स्पीड बने तो इन छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो ना कि हमारी स्पीड पूरी बढ़ जाए सर, हम जैसे एसएससी के बच्चे करते हैं, बैंकिंग के बच्चे करते हैं, तो वैसे करें, तो आप हर एक छोटी से छोटी चीज़ को अपने माइंड में रखना होगा आपको। कैसे, प्रिया, शानू और राज, कौन कौन है, प्रिया, शानू और राज। 10,400 था, 2 जीरो हटा दी, 2 जीरो हटा दी, तो कितना लिखेंगे, 104। हाँ जी सर। आगे 364, और राज का कितना है भाई, 312। क्योंकि देखो यहाँ पे ये रेशियो में लिखेंगे, हम इनको अनुपात में लिखेंगे, तो 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से आप लिखोगे, फिर उन काटोगे, तो इससे अच्छा है कि हम वहीं से ना लिखें। ठीक है ना, समझ में आ रही है ना बात जो कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे। फिर यहाँ पे देखो, ये भी 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, ये भी 4 से,
तो 26 चौका 104। पिछली क्लासेस में बोला था टेबल याद करना बड़ा फायदा मिलेगा, मिल रहा है ना फायदा, 26 चौका 104। कहीं फिर आप अगर आपको टेबल नहीं याद होगी तो आप डिवाइड करके देखोगे। यहाँ पे देखो 4 निमा 36, 4 एकम 4, यहाँ पे 4 सत्ता 28, 3 4 अट्ठा 32। अगर भैया फिर से टेबल याद है तो आपको चमक जाएंगे तीनों नंबर। सर तीनों नंबर 13 की टेबल में आते हैं, 13 के पहाड़े में आते हैं। 13 दूनी 26, 13 सत्ते 91 और 13 छीक 78। लास्ट में क्या दिया है कि सानू का जो लाभांश है एक साल के अंत में वो 11,200 है। सानू ये रहा, 7 पार्ट इसकी अनुपात में वैल्यू है और इसका मान दे रखा है कितना, 11,200। फिर से टेबल का यूज। आप भी सोच रहे होगे सर टोंट मार मार के लगता है पहाड़े याद ही करवा देंगे, है ना। तो भैया करो, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, बहुत काम आती है चीज़ें। 7 देखो 112 पे कितने बार जा रहा है, 16 सत्ते 112 होता है, डायरेक्ट कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1600। एक पार्ट की कीमत कितनी आ जाएगी या मान कितना आ जाएगा 1600। निकालना क्या है, कुल लाभ कितना है, तो टोटल पार्ट्स देख लेते हैं अनुपात में या रेशियो में कितने हमारे पास, 2 7 9, 9 और 6 15, 15। एक पार्ट की वैल्यू 1600। सर गुणा करेंगे, या तो जैसे कल की क्लास में सिखाई थी कि 15 यहाँ पे करेंगे 150, 150 और 90 कितना हो जाएगा 240। या फिर एक और होता है कि जब भी हम लगातार कोई दो नंबर लगातार होते हैं उनकी गुणा करते हैं तो छोटे नंबर का वर्ग करके उसमें वही संख्या जोड़ देते हैं। जैसे कि यहाँ पे 15 गुना 16 है, लगातार नंबर है ना, 15 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 225, 225 में 15 ही ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा भाई 240। समझ में आ रहा है ना, 240 और लास्ट में 2 जीरो थी। कितना आंसर हो जाएगा सर 24,000। कितना हो जाएगा 24,000। कुल लाभ कितना मिला 24,000। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया, मैंने पूरा अच्छे से समझाया आपको कि कैसे हम इसको फास्ट भी कर सकते हैं, क्या अप्रोच रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संदीप ने अरविंद को 25,000 रुपये उधार दिए। अरविंद ने 12% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद लौटाए, ब्याज ज्ञात करना है। इसमें कह रहा है कि संदीप ने किसको उधार दिया, अरविंद को। कितने रुपए 25,000। कितने सालों में लौटाए, 3 सालों में। तो हमें साधारण ब्याज हमने पढ़ा है कि बेसिक इसका पढ़ा है कि हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। सर अगर 12% साधारण ब्याज है हर साल में तो 3 साल में कितना होगा, 12 तिया 36, यानी कि 25,000 का 36% निकालना है, वो उसका 3 साल का क्या हो जाएगा टोटल ब्याज हो जाएगा। 25,000 का कितना निकालना है सर 36%, परसेंट से 2 जीरो, 25 और 36 की गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, कल सिखाया था ना 25 इंटू 36। एक जीरो हम रखेंगे बाद में लगा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। 25 या 75 यानी कि 750, क्योंकि 10th प्लेस में एक जीरो रह गए यहाँ पे। 25 या 75 750 और 150 कितना 900 होगा, कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। और एक जीरो जो छोड़ी थी वो लगा देंगे, कितना आ जाएगा भाई 9,000। कितना ब्याज बन जाएगा 25% पर 12% वार्षिक जो ब्याज है 3 साल में कितना बन जाएगा 9,000। समझ में आया क्वेश्चन। ये मैं जो आपको करके दिखा रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ कि आपके जो कल की क्लासेस मैंने आपको कराई है उससे आपको श्योर फायदा मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिस करोगे डेली तो। समझ रहे हो ना, डेली प्रैक्टिस बहुत जरूरी है भाई, डेली प्रैक्टिस हमको करनी पड़ेगी। कितना आ जाएगा 9,000। आप नहीं करोगे तो आपका कॉम्पिटिटर कर रहा होगा और तभी वो जॉब ले जाएगा, आप रह जाओगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ऐसा काम हमने नहीं करना है कि हम रह जाएं, तो हम भी डेली प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, एक नाव 88 किलोमीटर यानी 44 किलोमीटर आने जाने में। कह रहा है कि भाई ऐसे कोई यहाँ पे है, ये कोई नदी है मान लो कुछ भी जो है, यहाँ पे 44 है, यहाँ पे 44 है, यानी कि टोटल तो 88 बनता है, लेकिन जाने आने का कितना है, जा रहा है 44 ही हो गया, 44 ही होगा, टोटल 88। तो ये कहना चाह रहा है यहाँ पे एक नाव 88 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में तय करती है, यानी 44 आने में और जाने में। यदि नाव की गति और धारा की गति का अनुपात 3 और 1 का है तो धारा की गति ज्ञात करें। 44 जाने में हम मान लेते हैं कि यहाँ पे धारा है, धारा यानी कि बहाव, धारा, और धारा की जो दिशा है गति है
वो किस तरफ है, उस तरफ। तो यहाँ पे चल रहा है ये धारा के अनुकूल या साथ साथ कह लो, यहाँ पे ये चल रहा है विपरीत या फिर प्रतिकूल। पिछली क्लासेज में मैंने बहुत अच्छे से आपको इनका कॉन्सेप्ट समझाया है कि धारा के जब अनुकूल चलते हैं तो धारा और नाव की गति को क्यों जोड़ते हैं, और जब विपरीत चलते हैं तो धारा में से नाव की गति में से धारा की गति को क्यों घटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसने बोला कि जाता है, यानी कि पहले धारा के अनुकूल जाएगा। अनुकूल जाएगा तो अनुकूल में क्या होगा, अनुपात भी दे रखा हमें, अनुपात दे रखा है धारा की गति का और नाव की गति का, कितना, 3 और 1। तो धारा के अनुकूल जब जाएगा तो कितना, यहाँ पे धारा में नाव की गति जुड़ जाएगी ना, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, यहाँ पे ए अनुपात में, तो यहाँ पे एक वेरिएबल मान लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे विपरीत दिशा में आएगा तो क्या होगा, विपरीत दिशा में सर धारा से नाव से धारा की गति घट जाएगी। अनुपात देख लेते हैं एक बार, यदि नाव की गति और धारा की गति का अनुपात, मैंने यहाँ पे उल्टा लिख लिया, नाव और धारा। ठीक है, तो विपरीत दिशा में आएगा तो क्या होगा सर, नाव में से धारा की गति को घटा देंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा सर 2a। यहाँ पे देखो ऊपर क्या लिखा है, 44 क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस है एक तरफ जाने का, 44 यहाँ पे डिस्टेंस है यानी कि दूरी है। नीचे क्या लिखा है, चाल लिखी है सर, क्या लिखी है, चाल। तो दूरी बटा चाल क्या निकल के आएगा सर, समय निकल के आएगा। और समय यहाँ पे ये धारा के अनुकूल जो जाने में समय लगा और ये धारा के प्रतिकूल यानी कि विपरीत आने में कितना समय लगा, कितना लगा समय क्वेश्चन में दे रखा है, टोटल कितना लगा सर, 12 घंटे लगे। कितने लगे भाई, 12 घंटे। 4 से 44 को काटेंगे 11, 2 को 44 को काटेंगे 22। नीचे ए है यानी कि अंश जो है हमारे ए डिनोमिनेटर जो है हमारा वो ए, जब सेम होता तो ऊपर वाले को हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। 11 और 22 कितने हो जाएंगे भाई, 33। बराबर में कितना था सर, 12। 3 पे कट रहा है, 3 चौका 12 और 11 यहाँ पे हो जाएगा, 11 3 33। ए यहाँ पे भाग में, वहाँ पे जाके गुणा में हो जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा भाई, 4 को 11 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 3 रह गया, 0 उतारी 30, 4 सत्ता 28 पॉइंट लगेगा ना, 4 सत्ता 28, 2 रह गया तो 4 पंजा 20, यानी कि 2.75 सॉरी 2.75 किलोमीटर पर आवर हमारी क्या आ जाएगी, धारा की गति। क्या जाएगी, धारा की गति। समझ में आया क्वेश्चन, इजी था, आसान भाषा में बड़ा मैंने आपको समझाया। और नाव और धारा, जब नाव के हम धारा के जब अनुकूल चलते हैं तो नाव और धारा की गति को क्यों जोड़ते हैं, वापिस आते हैं तो घटाते क्यों है, ये मैंने आपको पहले क्लासेस में बड़े अच्छे से समझा रखा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने लागत मूल्य में 30% की वृद्धि की और 30% की छूट दी, जिससे उसे 810 की हानि हुई। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। अब ऐसे क्वेश्चन में ना 2 मेथड बच्चे ज़्यादातर करते हैं। पहला तो यही है डायरेक्ट कि मान लो हमने उसका लागत मूल्य सर 100 मान लिया, एक कह रहा है कि सर 30% बढ़ा दो, कितना बढ़ा दो 30%, तो कितना हो जाएगा 130। मान लो 100x माना था तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 130x। फिर कह रहा है कि छूट भी दी, छूट देंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 30% की छूट देंगे, कितना हो जाएगा इसका 30%, 39। 130 में से 39 जाएगा, कितना रह जाएगा सर 91x, कितना रह जाएगा 91x। यहाँ पे जो हमारा लागत मूल्य है, ठीक है, क्या है हमारा लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य जिसे हम कहते हैं, और यहाँ पे ये हमारा क्या है विक्रय मूल्य है। तो खरीदा 100 में, बेचा 91 में, तो कितने का लॉस हुआ, कितने का नुकसान हुआ 9x का। लेकिन प्रश्न में ये कितना दे रखा है 810, कितना दे रखा है 810। 9 पे 81 को काटेंगे 9 और 0 एज इट इज। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90, कितनी आ जाएगी 90। पूछा क्या है लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य, तो 90 को x यहाँ पे रखेंगे x के स्थान पर, तो कितना आ जाएगा 9 ये और 3 0 ये, कितना आ जाएगा 9000। लागत मूल्य कितना आ जाएगा 9000। एक तो मेथड ये है, ये भी सिंपल ही है, कोई टाइम नहीं ज़्यादा नहीं लग रहा इसमें भी। एक ए बी मेथड से भी करते हो आप, वो होता है ना आपका प्लस माइनस x प्लस माइनस y इंटू एक्स
x इंटू वाई बटे में 100। जैसे कि पहले 30% बढ़ाया था तो प्लस का 30, फिर घटाया था तो माइनस का 30, प्लस माइनस की गुणा होकर यहाँ पे क्या लगेगा, फिर माइनस ही लगेगा। फिर 30 गुणा 30 बटे 100, ये प्लस 30 है या माइनस 30 है। यहाँ पे 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यहाँ पे कितना आया 9, यहाँ पे भी कितना रखा है 9, यहाँ पे भी कितना आया था हमारा 9x। तो किसी भी तरीके से जवाब का आंसर आ जाएगा। समझ में आया? बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 3 मित्र है यानी भाईचारा ऑन टॉप, 3 मित्र है, ए बी सी का वेतन का अनुपात 2 5 7 का है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 5%, 20%, 30% की वृद्धि होगी तो नया अनुपात याद करना है। पहले कुछ अनुपात था उनका 2 5 7 का, फिर कह रहा है कि 5% बढ़ा दिया ए का वेतन, 20% बढ़ा दिया बी का और 30% बढ़ा दिया सी का। बढ़ाने के बाद जो उनका वेतन हुआ उनका अनुपात क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले अनुपात कितना दे रखा है ए बी सी का, ए बी सी अनुपात दे रखा है 2 5 7। देखो जब भी हमें बढ़ाने की बात करता है अनुपात देके तो हम एक एक जीरो और लगा लेते हैं रेशियो में, अनुपात में। क्यों? क्योंकि परसेंटेज बढ़ाने में जब हम बढ़ाएंगे तो आसानी रहेगी हमें, ठीक है, दशमलव नहीं आएगा हमारा, डेसिमल नहीं आएगा। इसलिए हम कैलकुलेशन टफ ना हो तो हम एक एक जीरो और लगा लेते हैं, क्योंकि रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता। एट द एंड ये 0 0 कट के वही रेशियो आ जाएगा 2 5 7 का। क्या बोला कि 5% बढ़ा दिया, क्रमशः बोला ना, तो पहले ए का 5% बढ़ा, 20 का 5% कितना होता है, एक, कितना आ जाएगा यहाँ पे 21, कितना आ जाएगा 21। देखो 20 का 5%, 5% कितना होता है, यहाँ पे कितना है 10, यहाँ पे कितना है 1, तो 5 से 2 की गुना करेंगे, 5 दूनी 10, एक कैरी यहाँ पे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये आपको याद होना चाहिए कि 5% कितना होता है, 20 कितना होता है, 30 कितना होता है। मैंने कई बार हर क्लासेस में आपको बोलता हूँ परसेंटेज टू फ्रैक्शन रेशियो के बारे में कि आपको आना चाहिए। 21 हो गया, फिर बोलता है 20% बढ़ा दिया, इसका 20%, देखो 10% 5, 20% 10, इसमें बढ़ाएंगे 50 में 10 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 60। 70 में 30% बढ़ा दिया, 70 का 30 कितना होता है 10% 7, 30% 21, 70 में 21 बढ़ाया कितना 91। कितना रेशियो आ गया बढ़ाने पे, कट नहीं रहा, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है यहाँ पे, 20 60 और 91। कितना रेशियो आ गया 20 60 और 91, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर रहेगा हमारा, सॉरी 21 60 91 ना, हाँ सी ऑप्शन रहेगा। क्या रहेगा? सी ऑप्शन। आया आपको समझिए, बड़ा परसेंटेज बेस्ड था ये, बिल्कुल परसेंटेज पे खेल रहा था ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7 और 5 का है। जब 15 लीटर दूध और 25 लीटर पानी मिलाया जाता है तो अनुपात 1 और 1 हो जाता है, यानी कि उनकी अमाउंट बराबर हो जाती है। 1 और 1 का मतलब दोनों बराबर हैं। नए मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात करें। अब देखो, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे देख पा रहे हो कि 1 और 1 का अनुपात है, यानी कि दोनों अमाउंट बराबर ही रहेगी। जो दोनों मिश्रण है जो दूध का और पानी का, वो बराबर ही रहेंगे। तो हम डायरेक्ट कर सकते हो, अनुपात का सर अंतर आया 2, 7 में से 5 गए 2, और यहाँ पे इनका अंतर आ रहा है कितना, 25 में से 15 गया 10। अगर 2 पार्ट की वैल्यू 10 तो 1 की कितनी 5। पूछा क्या है? दूध की मात्रा। दूध की मात्रा कैसे निकालेंगे? देखो दूध पहले दिया है तो इसका अनुपात कितना होगा 7, 1 की वैल्यू कितनी आई थी 5, तो 7 में 5 की गुना करेंगे 35। ये तो हम आ गया हमारा जो पहले मिश्रण था। बाद का मिश्रण का पूछा है इसने, किसने पूछा है? नया मिश्रण का। नया मिश्रण कब हुआ था? जब 15 लीटर दूध एक्स्ट्रा लगा था उसमें। तो 35 तो हमारा पुराने में से, और 15 में जो 15 लीटर है वो नए में ऐड, पुराने में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 35 और 15 50। आंसर कितना आ जाएगा? डायरेक्ट 50। ये होता है प्रैक्टिस का खेल। जब आप क्वेश्चन करते हो, उसके अच्छे खासे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हो, कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज करते हो, तो ऐसे आप क्वेश्चंस को बिना पेन कॉपी को कर सकते हो, बिना पेन कॉपी उठाए। ऐसे बढ़ती है स्पीड। कैलकुलेशन भी अच्छा होना चाहिए, कंसेप्चुअल नॉलेज भी अच्छी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। तो हर एक चीज़ स्पीड को बढ़ाती है। ये नहीं है कि एक चीज़ कोई एक चीज़ आपने पूरा मास्टरी कर ली वो आपकी स्पीड को बढ़ा देगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको क्वेश्चन को? वैसे एक मिश्रण में दूध और पानी, यानी कि मिल्क और वाटर। मिल्क का अनुपात, दूध का अनुपात कितना है 7 पार्ट, और पानी का 5x। कह रहा है कि अगर हम 15 लीटर दूध और 25 लीटर पानी मिलाएं, 15 लीटर दूध
और 25 लीटर पानी, तो अनुपात कितना होगा 1 और 1 का। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे वैसे भी बराबर में ही चला जाएगा ये, तो मैंने ऐसे ही तो किया था, अनुपात का डिफरेंस निकाला था, कितना आ गया 2x, 7 में से 5x गया 2x। यहाँ पे ये वहाँ पे जाएगा, ये वहाँ पे, देखो 5 वहाँ पे गया ना, तो 15 इधर पे आके माइनस में होगा, 25 में से 15 गया कितना 10, 2 से कट जाएगा ये, x की वैल्यू आ जाएगी 5। नया मिश्रण में दूध का अनुपात पूछा है तो 5 आया, तो 7 पंजा 35, 35 और 15 50, कितना आ गया 50। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं खोल के बता देता हूँ आपको, क्योंकि बिगिनर्स भी बहुत सारे जुड़े होंगे ना हमारे साथ। 7x + 15, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 की इससे, ये उस तरफ चला जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5x और 25, ठीक है। यहाँ पे देखो 5x इधर आके माइनस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x, यहाँ पे 15 उस तरफ चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 5। यही मैंने आपको डायरेक्ट करके दिखाया था, यही यहाँ पे करके दिखाया यार। बात है प्रैक्टिस की, बात है समझ की, कि कितनी समझ है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कितनी है अपनी चैप्टर की। तो उम्मीद करूंगा आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ट्रिग्नोमेट्री से, या फिर ज्योमेट्री भी कह सकते हो आप, संपूरक कोण के बारे में पूछा है। y - 10 डिग्री और y - 50 डिग्री संपूरक कोण है, सॉरी, y का मान ज्ञात करें। अब सर बात आती है कि संपूरक कोण क्या है। संपूरक कोण वो होते हैं जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और पूरक कोण दो कोणों का योग 90 डिग्री, और समकोण जो कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। यहाँ पे दिया कि y - 10 डिग्री, y - 10 डिग्री प्लस y - 50 डिग्री y - 50 डिग्री, ये दोनों दिए हैं और बोला कि ये संपूरक कोण है। तो हमें समझ में आ गया, अगर संपूरक कोण है ना तो इनका जो योग होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा, इनका तो जोड़ होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हम पुट कर देंगे, किसके बराबर होगा 180 डिग्री के। देखो एक y यहाँ पे, एक यहाँ पे, कितना हो जाएगा 2y, माइनस का 10 माइनस का 50 कितना हो जाएगा माइनस का 60। यहीं से कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, माइनस का 10 माइनस का 50 माइनस का 60, वहाँ पे जाके प्लस को जाएगा, कितना जाएगा 240। 240 हो गया, यहाँ पे 2 है, 2 से 240 को काटेंगे कितना हो जाएगा 120, कितना 120। यहाँ पे कितना था भाई माइनस का 60। ऐसे भी कर सकते हो आप, डायरेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है फिर अगला स्टेप आपको, ये सब प्रैक्टिस से होगा भाई। 60 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 2y किसके बराबर 240, 2 से 240 को काटेंगे कितना 120। y का मान कितना है सर 120 डिग्री, कितना आया 120। ऑप्शन नंबर सी, सी हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यदि tan 2a, ये ट्रिग्नोमेट्री से हमारे, यदि tan 2a बराबर है कोट a - 30 डिग्री और 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। न्यून कोण कौन से होते हैं, न्यून कोण वो होते हैं जो 90 डिग्री से क्या हो छोटे हो, क्या हो छोटे हो। तो क्या दिया है हमें tan 2a, क्या दिया है tan 2a, किसके बराबर दिया है क्वेश्चन में, ये दिया है सर कोट a - 30 डिग्री के दिया है सर, और पूछा क्या है a का मान पूछा सर। ट्रिग्नोमेट्री में आपकी एक आइडेंटिटी होती है सर, क्या होती है वो यहाँ पे यूज़ होगी। तो ट्रिग्नोमेट्री जब हम चैप्टर पढ़ेंगे अच्छे से करेंगे, इनको अच्छे से समझेंगे, जो भी आइडेंटिटी वगैरह रहती है इनकी। तो यहाँ पे क्या आइडेंटिटी यूज़ होगी, आइडेंटिटी यूज़ होगी यहाँ पे tan थीटा किसके बराबर होता है कोट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ध्यान से अगर हम देखें यहाँ पे थीटा है और यहाँ पे क्या है 2a, यहाँ पे थीटा की जगह जो यहाँ पे एंगल थीटा है, कोण थीटा है, तो यहाँ पे कोण क्या है 2a, और कोई तो डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो tan 2a को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम कोट, इसको क्या लिख सकते हैं कोट 90 डिग्री - 2a बराबर
कोट ए माइनस 30 डिग्री। देखो कोट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, गुणा में यहाँ पे भाग पे आ जाएगा तो कट जाएगा, कोट से कोट कैंसिल आउट। यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, यानी डिग्री डिग्री वाले को जो नंबर है ना वो एक तरफ ले आएंगे। तो 30 डिग्री वहाँ पे माइनस का, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा सर, प्लस का। कितना हो जाएगा 90 और 30, 120 डिग्री। यहाँ पे माइनस का 2a है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस का 3a। 3a, 3 से सब 120 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 40 डिग्री। a का मान क्या आ जाएगा सर, 40 डिग्री। तो आंसर भी क्या रहेगा हमारा, डी ऑप्शन, यानी कि 40 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री हो गया आपका, आपका मेंसुरेशन हो गया। तो इसमें तो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, जितनी ज़्यादा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में आपको आइडेंटिटी याद है, मेंसुरेशन में फॉर्मूलाज याद हैं, तो ईजिली आप इन क्वेश्चंस को कर लोगे। मेहनत करनी पड़ेगी देखो, ठीक है। मेहनत का कोई भी, वो कहते हैं ना, मेहनत को रिप्लेस नहीं कर सकते आप। आगे है, यदि अल्फा और बीटा समीकरण, अल्फा और बीटा समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8 बराबर 0 के मूल हैं, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करो। द्विघात समीकरण दे रखी है, क्या दे रखी है द्विघात समीकरण, 5x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 8 बराबर क्या है सर, 0। हमारी जो द्विघात समीकरण का एक स्टैंडर्ड जो क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, वो होती है ax स्क्वायर, वह क्या होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ पे a क्या है सर, a कोफिशिएंट है, b कोफिशिएंट है, c क्या है हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है। क्या दिए मूल, क्या दिए अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। तो कैसे निकालेंगे सर, मूलों का योग निकाल लेते हैं। दो मूल दे रखे हैं ना, तो यहाँ पे वैल्यू भी दे रखी है हमें, तो मूलों का योग निकाल लेते हैं। मूलों का योग, बड़ा बेसिक से बड़ा सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूँ दोस्तों। मूलों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, इसके बराबर होता है माइनस बी ए। देखो यहाँ पे b कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे ये वैल्यू है b की, कितनी वैल्यू है, -3 बटा a, यहाँ पे a यहाँ पे है, तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 5, और माइनस का जो b वाला ये क्या है, माइनस लग जाएगा। देखो ये 3 तो माइनस के साथ ही था ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। योग कितना आ जाएगा मूलों का, 3/5। ठीक है सर। आगे मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, वो होगा अल्फा इंटू बीटा। इसमें क्या रहता है सर, c/a, यानी कांस्टेंट बटा जो पहला कोफिशिएंट रहता है। यहाँ पे क्या है, c पे देखोगे ध्यान से, वहाँ पे c, यहाँ पे -8, यहाँ पे क्या है, बटे में 5। तो मूलों का योग कितना है, 3/5 और -8/5। क्या करें सर इनका, क्वेश्चन में तो 1/अल्फा और 1/बीटा पूछा है। क्या पूछा है, 1/अल्फा 1/बीटा। इन कैल्शियम लेंगे, क्या आ जाएगा, अल्फा और बीटा। यहाँ पे देखो अल्फा से अल्फा कट रहा है, यहाँ पे ऊपर क्या जाएगा, बीटा। यहाँ पे बीटा से बीटा, यहाँ पे क्या जाएगा सर, अल्फा। ये तो हमने वैल्यू निकाल रखी है सर। जो यहाँ पे जोड़ है, मूलों का योग है, वो कितना है, ये है ना, ये निकाल रखा देखो, अल्फा प्लस बीटा कितना, 3/5। और यहाँ पे प्रोडक्ट यानी गुणनफल क्या निकाल रखा है, -8/5। इसको खोलेंगे तो 3/5, ये ऊपर जाके 5 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा। 5 से 5 कट जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा भाई, -3/8। कितना आ जाएगा भाई, -3/8। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया आपको ये, द्विघात समीकरण दे रखी थी, दो मूल दे रखे थे, पहले मूलों का योग निकाला। ये आपको पता होना चाहिए कि मूलों का योग कैसे निकालते हैं, राइट। -b/a इसका फॉर्मूला रहता है। यहाँ पे गुणनफल का क्या होता है, c/a। यहाँ से वैल्यू पुट करी और डायरेक्ट हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, c/-3/8। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वॉलीबॉल टीम में
6 खिलाड़ी होते हैं, 12 छात्रों की कक्षा से कितने विभिन्न तरीके से टीम बनाई जा सकती है? परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से सवाल। कहाँ से? परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। ये चैप्टर होते हैं ना, बड़े लॉजिकल चैप्टर होते हैं, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा फॉर्मूला रहता है वैसे, क्योंकि कंपटीशन में हम पढ़ रहे हैं, ज़्यादा हमें डीप नहीं जाना होता, हम कंपटीशन के हिसाब से पढ़ते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है कि 12 खिलाड़ी हैं, उसमें से 6 खिलाड़ियों की टीम बनानी है वॉलीबॉल की, तो कितने तरीक़ों से टीम बना सकते हैं, यहाँ पे सिलेक्शन करनी है, यानी कॉम्बिनेशन का सवाल है। इसका फॉर्मूला रहता है हमारा NCR, फॉर्मूला रहता है N फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल और गुणा में R फैक्टोरियल। ये इसका क्या रहता है फॉर्मूला। N हमारे पास जो टोटल नंबर है यानी कि 12, C जितने हमें सिलेक्ट करने हैं, तो यहाँ पे N कितना है 12, यानी कि 12 का फैक्टोरियल। N क्या था 12, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, N 12 R 6, तो 12 देखो N 12 है, R 6 है, 12 में से 6 गए 6, यानी कि 6 का फैक्टोरियल आगे फैक्टोरियल है, और R भी क्या था 6 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब पता है ना कैसे लिखते हैं, मान लो 2 के पीछे फैक्टोरियल है, तो इसकी 2 की पूरे 1 तक जाएंगे, पूरा गुणा करते जाएंगे। जैसे कि 6 का लिख दिया मैंने 6 फैक्टोरियल, तो 6 को ऐसे लिखेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जिस संख्या का फैक्टोरियल है उससे पूरा 1 तक गुणा कर देंगे, पूरा बैकवर्ड्स, राइट। तो यहाँ पे 12 को खोलेंगे, 12 को खोलेंगे यहाँ पे 12 11 10 9 8 7 और 6 फैक्टोरियल। सर आगे क्यों नहीं खोला? क्योंकि हमें दिख रहा है कि नीचे 6 फैक्टोरियल है, वो डायरेक्ट कट जाएगा, तो आगे क्यों लिखे? दिमाग भी लगाना पड़ेगा ना थोड़ा। 6 फैक्टोरियल, एक को खोल लेंगे 6 5 4। जब प्रैक्टिस करोगे, जब क्वेश्चन को करोगे, आपको भी अपने आप ये चीज़ें समझ में आ जाएगी कि कहाँ तक खोलना है कहाँ तक नहीं। 6 फैक्टोरियल से डायरेक्ट कटा है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे 6 से ये कटा 2 पर, 5 से 2 पर, यहाँ पे 4 से 2 पर, 3 से 9 3 पर, और 2 से यहाँ पे 2 कट जाएगा। क्या रहा यहाँ पे 2 दूनी 4 4 3 12 12 7, देखो यहाँ 7 भी है ना, 12 7 84 और 11, 84 और 11। कैलकुलेशन सिखाई थी भाई कैसे करनी है 2 डिजिट की। 11 8 88, 1 जीरो आगे है 888, और 11 चौक 44, 888 880 और 44 कितना हो गया 924, कितना हो गया 924। बी आंसर हमारा रहेगा, क्या रहेगा बी आंसर। तो आपको जब ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन आते हैं तो आप इनको, इन फॉर्मूलाज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला में इसका मान क्या है, इसका मान क्या है, और फॉर्मूला में हमने जस्ट वैल्यू रखी है और हमारा आंसर आ गया। हमारा आंसर आ गया, कितना आया था 924। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक राशि 2 वर्षों में 1800 और 3 वर्षों में 1890 हो जाती है। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर मूलधन ज्ञात करना है भाई। कह रहे कि चक्रवृद्धि ब्याज लगाया हमने, कोई राशि 2 वर्षों में तो हुई 1800, अगले साल में हुई 1890, तो मूलधन क्या रहा होगा ये बताना है। दूसरी साल में कितनी हुई भाई बताना, दूसरी साल में 1800, ठीक है, यानी 2 साल का जो उसका अमाउंट था वो कितना था 1800, मिश्र धन कितना था 1800। तीसरी साल में वो कितनी हुई भाई 1890। कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने बेसिक पढ़ाया आपको। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है चक्रवृद्धि ब्याज होता है कि ब्याज पर ब्याज लगना, या फिर हम मिश्र धन पर ब्याज लगना भी इसे बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं सर? जैसे कि मान लो यहाँ पे 100 है, 10% ब्याज लगाना है, ठीक है। कौन सा? CI, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। पहले साल पे कितना होगा 10, दूसरे साल पे कितना होगा 10, इस पे लगा मूलधन पर और इस पे भी लगेगा, ब्याज पर भी लगेगा, कितना हो जाएगा 1। तो दूसरे साल का ब्याज कितना है 11। सर आप जो बोल रहे थे मिश्र धन पर, देखो मिश्र धन कितना है पहले साल का 110, और 110 का 10% निकालेंगे कितना हो जाएगा 11। तो चक्रवृद्धि ब्याज या तो ब्याज पर ब्याज या फिर मिश्र धन पर ब्याज हम बोल सकते हैं। यहाँ पे देखो 18 सा
और 1890, यानी कि ये मिश्र धन है, इस पर ब्याज लगा, कितना ब्याज लगा, यहाँ पे 1800 और यहाँ पे 1890, कितना ब्याज, कितना डिफरेंस आ रहा है सर, 90 का डिफरेंस आ रहा है, कितने का, 90 का, 90 ब्याज लगा 1800 पर, तो परसेंट में निकाल लेंगे कितना लगा, गुणा में क्या करेंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 18 पंजे 90, कितना ब्याज लगा रहा है वो, 5% का, कितना, 5% का। तो अगर हमारे मूलधन में कोई 5% की दर से 2 साल ब्याज लगा रहा होगा तो ये मिश्र धन बनेगा, क्योंकि 2 साल का है ना, ये 2 साल में एक्यूमुलेट इकट्ठा हुआ है यहाँ पे ये आके। तो कितना करेंगे, 5% कितना होता है सर, 1/20, कंपाउंड लग रहा है तो कितना हो जाएगा 21/20, क्योंकि यहाँ पे मिश्र धन निकालना, अमाउंट निकालनी है, तो जुड़ जाएगा एक, कितना हो जाएगा 21/20। और कितना दे रखा है 1800, देखो 3 पे काटेंगे 600, यहाँ पे 7, 3 पे काटेंगे 7, और यहाँ पे 200, 2 दूनी 4, डबल जीरो यहाँ पे होगी, 4 से 2 की गुना करेंगे कितना हो जाएगा 8, और 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से, 80,000, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 49। देखो क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे लगभग लिखा है, तो लगभग यहाँ पे हम इसको 50 मान लेंगे तो इजीली डिवाइड कर पाएंगे इसको, 0 से 0 यहाँ पे और 5 से 80 इस पे, तो कितना आ जाएगा 1600, आंसर कितना आ जाएगा 1600, लगभग रहेगा, लगभग, क्वेश्चन में बोला ना लगभग। देखो यहाँ पे क्या किया, 49 था उससे बढ़ा के डिवाइड किया, अगर 49 से डिवाइड करते, छोटे से अगर डिवाइड करते तो इसके ज़्यादा टुकड़े होते, इससे बड़े से डिवाइड किया तो कम टुकड़े होंगे, जैसे कि मैंने 16 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता तो 4 आता, और 16 को अगर मैं 8 से डिवाइड करता तो 2 आता, यानी कि 4 से, यानी छोटी संख्या से डिवाइड कर रहा हूँ तो ज़्यादा टुकड़े हो रहे हैं, बड़ी से कर रहा हूँ तो कम। तो यहाँ पे हमने बढ़ाया है, यानी कि अगर 50 से करेंगे तो कम टुकड़े होंगे 1600, 49 से करने पर 1600 से ज़्यादा आंसर आएगा, ये मैं समझा रहा हूँ आपको, है ना। कितना जाएगा फिर 1600 से ज़्यादा, 1600 से ज़्यादा, इतना भी ज़्यादा नहीं, कितना, ये कम है, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा हमारा। एग्जैक्ट करना चाहते हो तो भाई एग्जैक्ट करके देख लेना कॉपी पेन में, अगर मेरी बात कर रहे हो तो मैं करके दिखा देता हूँ आपको कितना था, वैसे एग्जैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 80,000 बटे में 49, 80,000 बटे में 49 कितना है, कितने पे कट रहे हैं, 2 पे तो नहीं कटेगा, 98 हो जाएगा, 1 पे कितना हो जाएगा 49, 50 और 30 80 होता है, एक यहाँ पे कितना हो जाएगा 31, इतना हमने ले लिया यहाँ तक, 1 जीरो और ली, यहाँ पे कितने में कटेगा देखो फिर अब 49 से, 7 चौका 28, 280 ज़्यादा हो जाएगा, 6 चौका 24, 240 और 54, 294, यहाँ पे कितना 294, कितना 6 और 10 16, यहाँ पे यहाँ तक आ गए हम, 1 जीरो और उतारी, 49 से कितने को 3 पे 120 और 27 147, 147, कितना रह जाएगा 13, 147, कितना 13, अब लास्ट में जीरो ये उतारेंगे, कितना हो जाएगा, 4 पे काटेंगे, 4 पे तो नहीं कटेगा, 3 पे 120 और 27 147 नहीं तो 2 पे, कितना आया अभी हमारा 1632, 1632, तो यहाँ पे 1632 के आसपास कौन है 1633। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 संख्याओं का औसत 30 है तो एक संख्या निकालने पर औसत 26 हो जाता है, निकाली गई संख्या ज्ञात करें। देखो इस क्वेश्चन को ना 2 तरीके से समझाऊंगा मैं आपको, वैसे इसमें नंबर बहुत आसान आसान से दे रखे हैं तो सम मेथड से आसानी से होगा ये। औसत का हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, औसत शॉर्ट में लिख रहा हूँ, औसत आंकड़ों का जोड़ और आंकड़ों की संख्या, ठीक है यही रहता है। और जब जोड़ निकालना हो सर, संख्या और औसत को गुणा कर देंगे, जोड़ निकल आएगा। इसमें क्या दे रखा है 5 संख्या, यानी कि हमारे पास 5 संख्या है, यहाँ पे क्या है नंबर है यानी कि संख्या, औसत यानी कि एवरेज दे रखा है कितना 30,
फिर कह रहा है कि एक संख्या निकालने पर एक संख्या यहाँ से निकली यानी कि 4 रह गई, औसत 26 हो जाता है। कितना? 26, यानी कि औसत कितना जा रहा है? -4, ये जा रहा है ना। अब यहाँ पे देखो सम से क्या होगा, जोड़ निकालना है तो जोड़ एवरेज और नंबर की गुना करेंगे, कितना? 150, इसकी गुना करेंगे 26 चौका 104, 104 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 46। ऐसे भी निकाल सकते हैं क्योंकि बड़े ही चीज से नंबर दे रखे हैं। वैसे अगर इसको डेविएशन मेथड से निकालते हुए कैसे होता? देखिए औसत में क्या रहता है, औसत क्या होती है? औसत एक ऐसी वैल्यू होती है जो आपके पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है, यानी पूरे ग्रुप के बारे में बताती है। अगर मैं बोलता हूँ कि 7 संख्याओं का औसत 21 है, तो आप ऐसा मान के चलते हो कि हर एक संख्या के पास 21 21 21 है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बोल रखा है कि 5 संख्याओं का औसत 30 है, तो इसके पास भी 30 रहेगा, इसके पास भी 30 और इसके पास भी, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है कि एक चला गया, एक 30 वाला चला गया। अगर ये यही 30 लेके जाता, इससे ना कम ना इससे ज़्यादा, तो कितने रह जाते? 4 30 4 30, कितने हो जाते? 4 30 120, 120 को जब 4 से डिवाइड करते तो औसत कितना रहता? 30। यानी कि हम इससे क्या समझे कि औसत में से ये 2 जाए या 3 जाए, अगर वो अपना औसत का ही वैल्यू, औसत का ही मान लेके जाते हैं, उससे कम ना ज़्यादा, तो औसत वही रहती है। जो बाकी बच गए उनकी औसत क्या रहती है? वही रहती है। लेकिन इसमें क्वेश्चन ने बोला है कि इनकी औसत घट के कितनी हो गई? 26 हो गई। कितनी हो गई? 26। तो 26 भी सभी की रही होगी, जो बाकी रह गए 4। इसका मतलब क्या है? वो 30 तो लेके गया, लेकिन हर किसी से 4 4 एक्स्ट्रा लेके चला गया। कितना? 4 4 एक्स्ट्रा। तो 4 4 पर्सन है, उनसे 4 4 एक्स्ट्रा लेके गया, तो कितना एक्स्ट्रा? 16। तो जो गया है उसका मान कितना हो गया भाई? 46। जब आपके नंबर कॉम्प्लेक्स आएंगे, बड़े बड़े नंबर आएंगे 3 डिजिट में, 4 डिजिट में, या फिर डेसिमल में, दशमलव में, तब आपका डेविएशन मेथड बड़ा काम आएगा। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा इसका? 46। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चन करे, हर एक चैप्टर से, लगभग हर एक चैप्टर से, अगर आप बात करो नंबर सिस्टम की, अरिथमेटिक की, या फिर एडवांस मैथ की, हर एक चैप्टर से यहाँ पे क्वेश्चन इंक्लूड करे गए थे। और ऐसे समझाया गया था कि जैसे हमसे कोई बिगनर भी जुड़ा हो ना, एक बच्चा जिसने अभी पढ़ाई भी स्टार्ट नहीं किया है, वो भी इन क्वेश्चन को आसानी से समझ सकता है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में मैं आपसे मिलूंगा कुछ और क्वेश्चनों के साथ। मिलते हैं, तब तक आप पढ़ते रहिए, अपनी अपनी तैयारी अच्छे रूप से करते रहिए। धन्यवाद।